जेडीए जेएलओ एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग आपका आज नया एक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के बारे में बात करता है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सरकार को या स्टेट की सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ड्यूटी का क्या करती है, वहां पर चार्ज लगा देती है। यानी सीधा सा जो ये अधिनियम है आपका कि सरकार को कैसे मुनाफा हो, सरकार कैसे अपने जो राजस्व का इंक्रीज कर पाए, ठीक है, तो वहां पर ये ड्यूटी लगाई जाती है, इस अधिनियम का माध्यम है। ठीक है, यानी राजस्व का वसूल कैसे किया जा सके, सरकार का जो खजाना कैसे भरा जा सके, वो वहां पर ये क्या कर सकती है, राजस्थान स्टाम्प एक्ट अप्लाई होता है। कहने को तो एक और एक्ट आपका है कोर्ट फीस एक्ट। ठीक है, कोर्ट फीस एक्ट क्या करता है बेटा, बताओ। यानी सबसे पहले आपका एक कोर्ट फीस आता है, यानी कोर्ट फीस एक्ट आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है, जहां पर यह बताया जाता है कि कहां पर कितना ड्यूटीज वगैरह देनी होती है। ठीक है, यानी किस वे से आपको दिया जाएगा सारा कुछ, उसमें किस केस में क्या दिया जाएगा, या ड्यूटी वगैरह स्टाम्प वगैरह क्या होगी, स्टाम्प पेपर क्या कौन सा लगेगा, या प्लेन पेपर लगेगा, सारा कुछ आपके इस स्टाम्प जो कोर्ट फीस के माध्यम से होता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो मैं लाइन लिख देता हूं आपको, इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप ये जो नोट है ध्यान में रखना कि कोर्ट फीस एक्ट इज substantive law for purpose of stamp duty। ठीक है, दूसरी आप लाइन लिखें, स्टाम्प एक्ट पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ। ये लाइन आप हमेशा माइंड में रखना कि कोर्ट फीस एक्ट इज ए सब्सटेंटिव लॉ फॉर द पर्पज ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प एक्ट पर्पज ऑफ कोर्ट फीस एक्ट इज ए प्रोसीजर लॉ। यानी एक तो क्या करेगा, अपना राइट और बताएगा भाई कैसे क्या ड्यूटी लगाई जाएगी, किस केस में क्या रहेगा, ठीक है, कितना वे कौन सा वे होगा, लेकिन वो किस प्रकार से होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, वो आपका स्टाम्प एक्ट बताता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, दूसरा नोट, क्या जेएलओ खुद कलेक्ट करता है? नहीं। क्या जज साहब अगर राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एक्ट के अंतर्गत सिलेबस में रहता है तो क्या वो करेगा? क्या एडीजे करेगा? नहीं। यहाँ पे राजस्व कौन वसूल करेगा? यानी सारा का सारा जो स्टाम्प शुल्क होगा वो कौन वसूल करेगा, या कहाँ जाता है, बताओ? एक कलेक्टर के पास में जाता है। तो क्या आपका इसमें रोल है, बताइए? क्या इसका आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत एडीजे एग्जाम होता है तो वहां पर इसका रोल होता है? नहीं। क्या ये आपके आरजीएस के अंतर्गत इसका रोल रहता है? नहीं। लेकिन अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि कौन सी चीज कि किस स्टाम्प पर कौन सी ड्यूटी लगेगी, किस वे पे कौन सा लगेगा, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज आ रही है, हाल ही के अंतर्गत 2025 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, संशोधन सेंस इसमें आपके बेटा जो स्टाम्प एक्ट है, स्टाम्प की जो ड्यूटीज वगैरह है उसमें क्या किया है, इंक्रीज किया गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज आपके दो वे में हो सकता है, या तो आपके मेल के रूप में हो सकता है या वो फीमेल के रूप में हो सकता है। ठीक है,
तो टू वे में हम इनको समझने वाले हैं कि मेल को कितनी इंक्रीज हुई है, और स्टाम्प ड्यूटी अपन कोई भी लैंड वगैरह लेते हैं तो वहां पर फीमेल अगर लेती है, उसके नाम पर कोई जमीन वगैरह अलॉट होती है, तो उसको स्टाम्प पे कितनी पे करनी पड़ेगी, तो वो सारा कुछ हम इसमें समझेंगे बेटा। ठीक है, अब हम ये जो हमने पता चल गया कि ये आपका एक्ट क्या प्रोसीजर लॉ है और कोर्ट फीस है जो सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, इस एक्ट को इस एक्ट को जब लाया गया था तो एक्ट नंबर क्या था, यानी 14 था। ठीक है, लेकिन इसका आपको जो ईयर है वो ध्यान में रखना है, 1999 इसका ईयर है, 1999। फिर इसमें चैप्टर कितने हैं, चैप्टर, तो चैप्टर की बात आती है तो इसमें 8 चैप्टर की बात आती है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन की बात करें तो टोटल 91 सेक्शन है बेटा। स्केड्यूल की बात करूं तो स्केड्यूल इसमें एक स्केड्यूल रखी गई है जो कि आपके इसमें टोटल कितनी एंट्री बात करता है, कितनी एंट्री है, 58 एंट्रीज है बेटा इसमें। ठीक है, यानी स्टैम्प ड्यूटी कितनी देनी होगी इसके बारे में ये जिक्र करता है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी देनी होगी। ठीक है, इसके बारे में ये एंट्री क्या करती है, बताती है आपको भाई कौन सा लगेगा। फिर आपके जो ये इसका एक्सटेंड है इस एक्ट का, कहां पर है, होल ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसका इंप्लीमेंट कब हुआ, सॉरी पहले आप लिखें इसमें इनेक्टमेंट डेट, यानी राष्ट्रपति की आपको इसमें कब असेंट मिली, अनुमति मिली, कब मिली बेटा बताओ। राष्ट्रपति को अनुमति इसमें 24 मार्च को मिली, 24 मार्च 1999। ठीक है, लेकिन जब ये इंप्लीमेंट कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्समेंट डेट थी बेटा आपके 27 मई 2004। यानी राष्ट्रपति की जो सहमति है वो आपको 1999 में यानी 1999 को मिल गई थी, और इसके 6 साल बाद यानी 5 साल बाद या यहाँ पे क्या हो रही है इसकी जो इन्फोर्सन लागू किया जा रहा है, तो यह भी एक कहीं ना कहीं इतना टाइम लग गया इसको लागू करने में। ठीक है, चीज को ध्यान में रखना, यानी एग्जाम के ये क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि एक्ट नंबर क्या है, चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, शेड्यूल कितनी है और एंट्रीज कितनी है। ठीक है, एक्सटेंड कब हुआ, होल ऑफ राजस्थान, राष्ट्रपति की अनुमति 24 मार्च 1999 में, इन्फोर्समेंट डेट 27 मई 2004 को। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं इसमें आपके इंडेक्स की। ठीक है, यानी जो चैप्टर की रेंज है आपके वो किस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें आता है बेटा प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी को हम कहते हैं प्रारंभिक। ठीक है, इसमें सेक्शन कितने होंगे बेटा, सेक्शन होंगे 1 to 2। दूसरा इसमें आता है स्टैम्प ड्यूटी, अब स्टैम्प ड्यूटी के अंतर्गत आपके जो टोटल सेक्शन है वो आपके आता है 3 से लेकर 34। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ पार्ट है, जैसे अगर इन पार्ट को आपने समझ लिया तो आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं इसका, इसमें आता है लिखतों का लिखतों का शुल्क के बारे में, लिखतों के शुल्क के बारे में दायित्व। अब ये आपका कहां से कहां तक जाएगा बेटा, इसमें जो सेक्शन होगा, इसमें जो सेक्शन होगा आपके
3 से लेकर 9A तक, ठीक है। फिर आपके इसमें आता है स्टाम्प और उसके उपयोग का रीति क्या रहेगी। स्टाम्प और उसके उपयोग का मैनर क्या होगा, ठीक है। अब मैनर क्या होगा तो वहां पर आपको कौन सा सेक्शन देखने होंगे, मैनर के लिए सेक्शन आपको देखने होंगे 10 से 16 तक। फिर सी पार्ट आता है आपका इसमें, और सी पार्ट ये कहता है स्टाम्पित करने का समय, स्टाम्पित करने का टाइम क्या रहेगा भाई, कब करोगे, दिन में करोगे, दोपहर में करोगे, रात के समय में करोगे, तो हम कब करोगे, ठीक है। समय, वो समय है आपका इसमें सेक्शन 17 से लेकर 21 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके डी पार्ट आता है, जो कि डी पार्ट क्या कहता है, शुल्क का मूल्यांकन, शुल्क का मूल्यांकन। शुल्क का मूल्यांकन आपके आता है सेक्शन नंबर 22 से लेकर 31 तक। उसके बाद में आपके एक और सेक्शन आता है, इसमें डिवाइड करते हैं हम, शुल्क किसके द्वारा देय होगा, शुल्क किसके द्वारा देय होगा, ठीक है। तो वहां पर शुल्क कौन देय करेगा, तो यहाँ पे जो सेक्शन है आपके 32 से लेकर 34 तक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बताइए। अगर यहां तक आपको इस चैप्टर की जो रेंज है वो समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यस सर, हमारे को ये चीज समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें अगर स्पेशली बात करूँ ना मैं, चैप्टर जो सेक्शन की वो 3 है, 3 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 21 भी है, 20 भी है। बहुत से ऐसे सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे वो आपके प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है उसमें। तो इस सेशन को बहुत ही सीरियसनेस के साथ में पढ़िएगा बेटा, ठीक है, इस चैप्टर को। उसके बाद में आपके जो पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है बेटा, एडजुडिकेशन आपके एज टू स्टाम्प के रूप में स्टाम्पों के बारे में न्याय निर्णय कौन करेगा, एडजुडिकेशन एज टू स्टाम्प, यानी स्टाम्पों के बारे में न्याय निर्णय कौन करेगा, बताओ। भाई राजस्व सारा कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे वो राजस्थान का हो। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम कलेक्टर के पास जाता है ना, तो कलेक्टर आपका क्या करेगा, हर जिले वाइज क्या करेगा, न्याय निर्णय करेगा। कितना क्या रहेगा, 35 से लेकर 36 तक इसमें होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 ये कहता है कि इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्पेड, यानी सम्यक रूप से स्टाम्पित स्टाम्पित न की गई लिखत, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्पेड सेक्शन आ जाएगा आपके 37 से लेकर 57 तक। फिर आता है आपके चैप्टर नंबर 5 कतिपय
कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों पर आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा, छूट दी जाएगी। वो आपके 58 से लेकर 64 तक आता है। ठीक है बेटा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 जो ये बताता है रेफरेंस और रिवीजन के बारे में, यानी निर्देश और पुनरीक्षण। क्या पता आपको निर्देश हमेशा कौन करता है? बताइए कमेंट सेक्शन में, ये बताइए कि निर्देशन कौन करता है। 65 से 72 तक वेरी गुड, हाई कोर्ट करता है। चलिए चैप्टर नंबर 7 आपका कहता है कि क्रिमिनल जो ऑफेंस और इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, यानी दंडिक जो अपराध वगैरह हैं, भाई कौन पेनल्टी वगैरह नहीं देता है, कौन स्टाम्प शुल्क नहीं देता है, कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ऑफेंस चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो आपके 73 से लेकर 84 तक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर चैप्टर 8 आता है सप्लीमेंट्री जो प्रोविजन के रूप में आपके अनुपूरक उपबंध। ठीक है, ये आपके आता है 85 से लेकर 91 तक। देखिए हमने क्या क्या चीजें अभी देखी है। इसकी इंडेक्स सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी रहेगा, जिसमें प्रारंभिक जो इसका एक्ट का नाम बताएगा, कहां पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, पूरे संपूर्ण राजस्थान में अप्लाई होगा, किस डेट को होगा, तो डेट भी आपको मैंने बता दी थी कि भाई 27 मई 2004 को ये पूरे राजस्थान के लिए लागू हो जाएगा। और इसकी असेंट आपके राष्ट्रपति की, इसमें असेंट सॉरी गवर्नर की जो असेंट थी, ठीक है, गवर्नर की जो असेंट थी, मैंने राष्ट्रपति तो नहीं लिखा वहां पर, देखिए। ठीक है, तो इसको एकदम चेक कर लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा बेटा, गवर्नर होगा, क्योंकि राजस्थान का है ना, सेंट्रल का नहीं है। ठीक है, तो वापस पढ़ा तो एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, तो गवर्नर हो गया। गवर्नर के बाद में 27 मार्च 1999 को गवर्नर के द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। और फिर इसमें हम बात करते हैं कि एक्ट नंबर इसका 14 1999 था, और चैप्टर इसमें 8 है, और टोटल सेक्शन इसमें 91 है। ठीक है, फिर शेड्यूल इसमें एक दी गई है, जिसमें 58 लगभग जो एंट्रीज है वो दी गई, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी कैसे देनी होगी उसके बारे में जिक्र करता है। फिर होल ऑफ राजस्थान पर अप्लाई होता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एक आपको नोट लिखवाया था कि सब आपको कोर्ट फीस एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कोर्ट फीस एक्ट आपका सब्सटेंटिव लॉ है, यानी ये कहाँ पर कितना आपको ड्यूटीज वगैरह देनी है, ये उसमें कोर्ट फीस के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, लेकिन किस वे में दिया जाएगा और केस कौन सा होगा, या आपके ड्यूटीज स्टाम्प पेपर पर दी जाएगी या प्लेन पेपर पर दी जाएगी, सारा कुछ आपके क्या होता है कि इस कोर्ट फीस के माध्यम से होता है। तो क्या ये क्या होता है, स्टैंप जो ड्यूटी है आपका प्रोसीजरल लॉ है, और कोर्ट फीस एक आपका सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो फिर मैंने एक आपको लाइन भी लिखी थी कि कोर्ट फीस एक्ट इज द सब्सटेंटिव लॉ फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, एंड स्टैम्प एक्ट पर्पज ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट इज ए प्रोसीजर लॉ। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, इस लाइन को ध्यान से समझना। ठीक है, और हमेशा माइंड में रखना, एग्जाम में भी ये काम आ सकती है। दूसरा, हमने इंडेक्स के बारे में समझा कि प्रीलिमिनरी 1 to 2 आता है, फिर स्टाम्प 3 से लेकर 34 तक आता है। इसको हमने डिवाइड कर दिया। लिखित शुल्क के बारे में दायित्व जो 3 से 9 ए तक होगा। स्टाम्प और उसके उपयोग का मैनर क्या होगा, वो 10 से लेकर 16 तक होगा। स्टाम्प करने का टाइम क्या रहेगा, 17 से 21 होगा। शुल्क का मूल्यांकन क्या रहेगा, 22 से 31 रहेगा। शुल्क किसके द्वारा देय होगा, तो 32 से लेकर 34 तक आता है। फिर चैप्टर नंबर 3 ये कहता है कि एडजुडिकेशन एज टू स्टाम्प कौन करेगा, तो न्यायालय कलेक्टर करेगा। 35 से लेकर 36 तक आता है। फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई जो लिखत है, यानी इंस्ट्रूमेंट ड्यूली नॉट स्टाम्पेड, तो 37 से लेकर 57 तक आता है। फिर कतिपय अवस्था में आपको एग्जाम्प्टेड किया जाएगा, छूट दी जाएगी 58 से लेकर 64 के अंतर्गत। फिर रेफरेंस और रिवीजन निर्देश और पुनरीक्षण आपके चैप्टर नंबर 6 होता है, जो कि 65 से लेकर 72 तक आता है। फिर आपके चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑफेंस के बारे में बताता है, क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में और प्रोसेस के बारे में बताएगा, जो कि 73 से लेकर 84 तक आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। फिर सप्लीमेंट्री प्रोविजन यानी अनुपूरक के जो भी उपबंध होंगे, इसके बारे में चैप्टर 8 आता है, जो कि 85 से लेकर 91 तक आता है। ठीक है,
इसको तुरंत प्रभाव से याद कर लीजिएगा, वर्ड आपके ये टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।